राका के चले जाने के बाद क्रिस अपने हाथों में रखे हुए आसी के दुपट्टे को देखते हुए कहता है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे बारे में सब जान जाऊंगा बटरफ्लाई। तुम जितनी दिखती थी उतनी ही मासूम हो या चालाकियां भी चलनी आती हैं। और मेरी बात का विश्वास करना, अगर राका की कही बातों में अगर 1% भी सच्चाई निकली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा यह तुम सोच भी नहीं सकती। यह कहकर क्रिस आसी के दुपट्टे को कलाई में लपेट लेता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इधर दूसरी तरफ बीच के किनारे अब तक शाम के लगभग 5 बज चुके थे। सभी स्टूडेंट जाकर प्रोफेसर के दिए ऑर्डर के हिसाब से जल्दी जल्दी कैंप लगाने लगते हैं। प्रोफेसर के हिसाब से आसी के पैरों में मोच लगी है, इसलिए उन्होंने कहा, आसी तुम एक साइड में रहो, ज़्यादा चलने फिरने से तुम्हें पैर में दर्द हो सकता है। आसी ने मन ही मन कहा, अरे सर, वह तो मैंने बहाना बनाया था। पहली बार तो मैं समंदर देख रही हूँ और आप कह रहे हैं कि इन लहरों में खेलने की बजाय मैं चुपचाप किनारे पर बैठी रहूं। ना सर ना। आसी चुपचाप बैठी समंदर को देख रही थी और बीच बीच में अपने प्रोफेसर को भी देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट में बिजी हैं, वह भी उठकर जल्दी से समंदर के पानी के पास जाती है और उसे समंदर के पानी में हटकेलियाँ करने लगती है। डूबते हुए सूरज को देखकर अपने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कान्हा जी, थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। कहते हुए आसी पैरों से पानी को उछालने लगती है। इस बीच आसी यह भी भूल गई थी कि उसने ही प्रोफेसर के सामने पैरों में मोच लगने का ड्रामा किया था। आसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और पानी में छपकने से प्रोफेसर का ध्यान उसकी तरफ जाता है। आसी को पानी में कूदते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब इस लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। पैरों में मोच नहीं, उसने मुझे दिमाग में मोच दी है। प्रोफेसर गुस्से से आग बबूला होकर आसी के पास जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आसी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट कॉलेज में करूँगा, तुम देखना। प्रोफेसर की बात सुनकर आसी अपने होश में आती है। अब जाकर उसे याद आया कि उसने पैरों में मोच लगने का नाटक किया था। आसी, यह तो तू बुरी तरह फंस गई। जल्दी से सर को पटा, नहीं तो तुझे रेस्टिगेट होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आसी अपने नाखून चबाते हुए आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अगली प्लानिंग सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह अपने आंसुओं की टंकी चालू करते हुए कहती है, सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया जैसी बच्ची, बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से गांव में पली बड़ी। जिंदगी में पहली बार मुझे समंदर दिखाई दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ खेलने चली आई। मैं मानती हूँ मैंने रात को आप लोगों से झूठ बोला, क्योंकि मैं जंगल में भटक गई थी और डर के मारे मुझे जो समझ आया वह मैंने आपसे कह दिया। सर, बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके अमेरिका आने की स्कॉलरशिप हासिल की है ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ, उन्हें जी पाऊँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंप्लेंट करके मुझे कॉलेज से मेरे बम पर लात मारकर बाहर फेंक दिया जाए तो आप कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ ही इस लायक। मैंने आपकी बेवकूफ़ी में आकर अपने देवता समान प्रोफेसर को धोखा दिया है। कर दीजिए मेरी कंप्लेंट, कर दीजिए, आसी ड्रामा करते हुए कहती है। आसी यहीं नहीं रुकती, वह सर नीचे करके नकली आंसू बहाते हुए कहती है,
मैं फिर चली जाऊंगी अपने उस गांव में, वहां जाकर बकरियां चराऊंगी, अपने अनाथ आश्रम में सूखी रोटियां खाऊंगी, अपना गम भुलाने के लिए पानी की जगह दारू पीऊंगी और कभी कभी भूखे सो जाऊंगी। लेकिन वादा करती हूँ सर, आप जैसे महान प्रोफेसर को कभी नहीं भूलूंगी। आज मैंने अपनी एक गलती के कारण अपने महान प्रोफेसर का दिल दुखाया है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, कहकर आसी अपने आंसुओं की टंकी को झूठ मूठ में पहुँचते हुए समुंदर की तरफ दौड़ने लगती है। आसी की बातें सुनकर अब तक प्रोफेसर इमोशनल थे, लेकिन आसी को सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देख प्रोफेसर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। प्रोफेसर जल्दी से आसी के पीछे भागते हैं और बाकी बच्चों को भी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे पकड़ो उसे, वह पागल सुसाइड कर लेगी। प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर सभी लड़के और लड़कियां आसी को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। इस वक्त प्रोफेसर की तो दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। अगर आसी को कुछ हो गया तो प्रोफेसर को उसे टॉर्चर करने के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ेगा। इधर आशी समुंदर की तरफ बेतहाशा दौड़े जा रही थी और मन ही मन खुद से कह रही थी, अब लगा सही शॉट, मेरी एक्टिंग रंग लाई। आशी, यह सुसाइड का डायलॉग तूने बिल्कुल सही टाइम पर बोला। यह कहकर आशी समुंदर की लहरों की ओर बढ़ती जाती है, इस बात से अनजान कि इस ड्रामे में वह सच में समुंदर के काफ़ी अंदर तक आ गई है। अचानक से एक तेज लहर आती है और समंदर का पानी आशी के सर तक पहुंच जाता है। बचाओ बचाओ, आशी जोर से चिल्लाती है। उसकी सांस फूलने लगती है, वह अपने हाथ ऊपर करने लगती है। आशी को अपनी मौत सामने दिख ही रही थी कि तभी जोश और कैथी आशी को पकड़कर जोर से बाहर की तरफ खींचते हैं। कैथी और जोश दोनों ही स्विमिंग में स्टेट लेवल के चैंपियन थे, इसलिए उन्हें पानी में लहरों के साथ एडजस्ट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और वे दोनों आशी के पास पहुंच गए। जोश और कैथी परेशान होते हुए आशी से कहते हैं, अरे यार आशी, तू यह क्या कर रही है? पागल तो नहीं हो गई? इतनी छोटी सी बात पर सुसाइड कौन करता है? अगर सर तेरी कंप्लेन कर भी देंगे फिर भी तुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात है? आशी, जो अभी जोश और कैथी के कंधों पर हाथ रखे हुए थी, धीमे से कहती है, अरे बेवकूफ़ हो, मैं क्या पागल हूँ जो सुसाइड करूँगी? यह तो मैं सर को बोतल में उतारने के लिए कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस ड्रामे में मैं खुद ही फंस जाऊंगी और समंदर की लहरों के इतना करीब चली जाऊंगी। आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए पूछती है, बोतल? यह बोतल क्या है? जॉस भी हैरान नज़रों से आशी को देख रहा था। वह भी इस बात का मतलब समझना चाहता था। उसने आशी को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह छूट न सके। आशी धीरे से कैथी से कहती है, अरे बेवकूफ़, तुझे अभी बोतल का मतलब समझाने का टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी बस। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, बस अब मुझे ज़ोर से पकड़ कर रखना। आशी की बात सुनकर कैथी और जॉस उसे और ज़ोर से पकड़ लेते हैं। आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। आखिर क्या करूँगी मैं इस बोरिंग ज़िंदगी का। अब तक प्रोफेसर भी दौड़कर उन लोगों के पास आ चुके थे। वह आशी को रोकते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी आशी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पाया, लेकिन प्लीज़ सुसाइड मत करो, वरना मैं जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं करूंगा, पक्का।
बस सुसाइड करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी शांत होते हुए सर से कहती है, सर आपने 2 शादी कर रखी हैं, आपकी शक्ल देखकर तो लगता ही नहीं है। आपकी बीवियां आपको मारती नहीं हैं? आशी की बात सुनकर प्रोफेसर अपना चश्मा हटाते हुए कहते हैं, दोनों बीवियां मारती हैं, इसलिए तो उनका गुस्सा तुम लोगों पर आकर उतारता हूँ, क्योंकि उनके सामने तो मेरा मुंह नहीं खुलता। आशी मेरी दोनों बीवियों और बच्चों पर दया करो और सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दो। प्रोफेसर की बात सुन आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे छोड़ दिया सर, जाओ, आप भी क्या याद रखोगे। जाओ सर जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। आशी की बात सुनकर प्रोफेसर उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं कह पाए और वहाँ से मासूमियत से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद कैथी और जॉस राशि के हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, वाह मैडम, क्या एक्टिंग की है तुमने, मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तुमने तो खड़ूस प्रोफेसर की हवा निकाल दी। तुम्हें पता है यह प्रोफेसर इतने कड़क हैं कि आज तक 15 बच्चों को रेस्टिकेट करवा चुके हैं। अगर तुम यह नाटक नहीं करती तो 16वीं तुम होती। कैथी की बात सुनकर आशी अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहती है, मान गए ना तुम लोग मुझे। अरे प्रोफेसर को तो उल्लू बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सर क्या जाने मेरी कहानी, मैं तो हूँ शैतान की नानी। कहते हुए आशी उछलकर ताली बजाते हुए खुश हो रही थी। आशी फिर कहती है, अब चलो समंदर में खेलते हैं। कहकर आशी दौड़ते हुए समंदर के पानी को अपने हाथों और पैरों से उड़ाते हुए एक गाने पर डांस करने लगती है। जोश और कैथी भी आशी के साथ उछल उछल कर डांस करने लगते हैं और पानी से खेलने लगते हैं, लेकिन आशी अपनी ही मस्ती में थी। आशी हवा में हाथ लहराते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहती है, उड़ती घटाएं हैं काजल मेरा, महकी हवाएं हैं आंचल मेरा, आई रे आशी आई रे। आशी इस बात से अनजान थी कि कोई समंदर किनारे एक कार के बोनट पर बैठकर आशी की हरकतें देख रहा है और मन ही मन हंस भी रहा है। 25 साल का हैंडसम और गोरा लड़का, नीली आंखें, ब्राउन हेयर, 6 फुट 1 इंच हाइट, जीन्स और शर्ट के साथ गले में एक फैशनेबल लॉकेट पहने, हाथ में एक गिटार और आंखों पर गॉगल्स। वह स्मार्ट सा लड़का हाथों में गिटार लिए कुछ सोच रहा था और इसी बीच उसकी नज़र आशी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। उस लड़के ने आशी को देखकर आहें भरते हुए कहा, सो ब्यूटीफुल, कुछ अलग ही है यह लड़की। पर इधर आशी तो बस अपनी मस्ती में समंदर के पानी से खेल रही थी और मस्ती में डांस कर रही थी। उस वक्त उसने एक सफ़ेद रंग का अनारकली सूट पहना था जो बिल्कुल प्लेन था। उसमें वह किसी आसमान से उतरी हुई सफ़ेद परी की तरह लग रही थी। आशी पानी से खेलते हुए मस्ती में उछल रही थी। वह हंसते हुए बिल्कुल एक खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल, काली गहरी आँखें, इस वक्त वह किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। आशी हवा में हाथ फैलाते हुए दिल खोल के दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसके पंख निकल आए हों। उसके पैर तो जमीन पर ठहर ही नहीं रहे थे। सामने बैठा इंसान उसकी अदाओं में खो चुका था। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। यह इंसान कोई और नहीं, रॉकी है। रॉकी डेविडसन, क्रिस डेविडसन का भाई। रॉकी आशी को निहारने में इतना खो गया था
कि उसे आसी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। रॉकी आसी में खो गया था कि तभी अचानक कैथी आसी को आवाज़ लगाती है, आसी चल, बहुत देर हो गई, अब सभी बस में हमारा वेट कर रहे हैं। डांस करते हुए आसी भी अब थक चुकी थी। वह चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कैथी की आवाज़ सुनकर उसके पास चली जाती है। अचानक आसी को वहाँ से जाता देखकर रॉकी उसके पास जाने की सोचता है। वह जैसे ही आसी की तरफ 2 कदम बढ़ाता है, अचानक से उसे किसी की कॉल आ जाती है। रॉकी आसी को जाते देखते हुए कॉल पिक करता है। कॉल के दूसरी तरफ रॉकी का सेक्रेटरी विक्की था। विक्की रॉकी से पूछता है, ब्रो, कल कंसर्ट है, सॉन्ग रेडी हुआ या नहीं? रॉकी मुस्कुराते हुए जिस दिशा में आसी थी उस दिशा में देखते हुए कहता है, पहले तो तैयार नहीं किया था, लेकिन अब मुझे मोटिवेशन मिल चुका है। तुम चिंता मत करो, कल का कंसर्ट हिट होगा। इस पर उधर से विक्की कहता है, ठीक है, तो तुम्हें अभी आना होगा, बाकी की बातें फिक्स करनी है, मैं स्पॉन्सर को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ, मैं आता हूँ। यह सुनकर विक्की मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम बहुत प्यारी हो मूनलाइट, फ़िलहाल तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे, कहकर रॉकी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। दरअसल रॉकी एक सिंगर है जो पूरे अमेरिका में फेमस था। आज उसे अपना सॉन्ग लिखने के लिए शांति और मोटिवेशन की ज़रूरत थी, इसलिए वह समंदर किनारे आया था ताकि शांत दिमाग से गाना लिख सके। पहले तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। वह काफ़ी देर से अपने सॉन्ग को लेकर परेशान था, पर जब उसने आशी की पहली झलक देखी तो बस उसे मोटिवेशन भी मिल गई और सॉन्ग की धुन भी समझ में आ गई। इधर दूसरी तरफ जंगल में किंग ने जैसा बताया था वह इसी पेड़ के आसपास थे। हाँ, वह देखो खून के निशान। सुनो सभी, आसपास देखो, वह चिप यहीं कहीं होनी चाहिए। राका अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है और अपने लोगों को चारों तरफ फैला देता है। अभी वह लोग चिप ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उस इलाके में कोई और भी मौजूद है। राका तुरंत सभी से कहता है, रुको, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। सब पेड़ों के पीछे अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सब तुरंत बिना आवाज़ किए पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं उस इलाके के आसपास बहुत सारे पुलिस और खोजी कुत्ते घूम रहे हैं और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि क्रिस काफ़ी घायल है तो पूरा चांस है कि वह उन्हें मिल जाए या उसके खिलाफ कोई सबूत ही हाथ लग जाए। कल रात को जाने के कारण पुलिस वहां नहीं आ पाई थी, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने वहां अपनी नाकाबंदी लगाकर खोजबीन शुरू कर दी थी। ध्यान से देखो, चारों तरफ कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। एक पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से यह कहता है। राका और उसके साथी छुपकर पुलिस वालों की हर मूवमेंट पर नज़र रख रहे थे। इधर उधर ढूंढते हुए पुलिस वालों की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां आशी क्रिश के साथ रात को रुकी हुई थी। एक पुलिस वाला अपने ऑफिसर से कहता है, सर यहाँ देखिए। वह ऑफिसर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ? सर यह देखिए, यहाँ बहुत सारे खून के निशान हैं और बुझी हुई आग की राख भी है। साथ ही यह देखिए सर, एक पानी का गैलन भी है। उस पुलिस वाले ने अपने ऑफिसर से कहा। वह ऑफिसर नीचे झुककर खून के निशान देखता है और फिर उनकी नज़र
किसी ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यह तो खिचड़ी है, यानी कल रात ड्रैगन किंग के साथ कोई और भी था यहाँ पर जिसने उसकी मदद की। ध्यान से देखो चारों तरफ, वह ऑफिसर तेज आवाज़ में सभी से कहता है। सभी पुलिस वाले उस खिचड़ी और गैलन के आसपास ध्यान से देखने लगते हैं तो उनकी नज़र वहाँ पड़े एक आईडी कार्ड पर जाती है जो आसी का था, जो शायद कल रात को गलती से वहाँ गिर गया था। आईडी कार्ड देखकर वह पुलिस ऑफिसर उसे अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तो यह है वह जिसने ड्रैगन माफिया की मदद की। फिर वह आईडी कार्ड अपने साथी को देते हुए कड़क आवाज़ में कहता है, इस लड़की के बारे में पता लगाओ जल्दी से जल्दी। राका और गैंग के बाकी लोग छुपकर पुलिस वालों की बातें सुन रहे थे। राका जल्दी से क्रिस को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। राका क्रिस को बताता है, किंग, हमारे आने से पहले पुलिस वाले यहाँ अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें वह चिप मिली है, लेकिन उसके आगे राका चुप हो जाता है। क्रिस परेशान होते हुए कहता है, लेकिन क्या, आगे बोलो। लेकिन उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। जिस लड़की ने आपकी मदद की थी उस लड़की के कॉलेज का आईडी कार्ड पुलिस वालों के हाथ लग गया है और अब पुलिस वाले उस लड़की को परेशान करेंगे और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर उस लड़की ने आपके खिलाफ मुंह खोला तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हो सकता है उसने आपका चेहरा देखा है। अगर आप ऑर्डर दें तो उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाए। राका की बात सुनकर क्रिस को गुस्सा होते हुए कहता है, खबरदार राका, जो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की। जब तक मैं उस लड़की की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेता और जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि वह मेरे बारे में कितना जानती है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके साथ क्या करना है वह मैं डिसाइड करूँगा। तुम बस उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आधे घंटे के अंदर दो और याद रहे, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। क्रिस की बात सुनकर राका यस बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। उधर दूसरी तरफ रॉकी ने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग तैयार किया था जिसका नाम उसने मूनलाइट रखा था। सभी स्पॉन्सर्स को वह गाना बहुत अच्छा लगा। रॉकी ने बाकी पेपर और फॉर्मेलिटी भी पूरी कर ली थी क्योंकि कल उसका कंसर्ट है। शाम को रॉकी ने अपने विला पहुंचकर घर में काम करने वालों से अपने भाइयों क्रिस और निक के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि क्रिस अपने कुछ ज़रूरी काम में बिजी है और निक अपने कमरे में हमेशा की तरह आराम कर रहा है। यह सुनकर रॉकी निक के कमरे की तरफ जाता है। इस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे। निक अपने कमरे में सोया हुआ था। रॉकी उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार से देखता है। मेरा लाडला छोटा भाई, गुड नाइट। इतना कहकर रॉकी निक के कमरे से बाहर आ जाता है। यह है निखिल उर्फ निक, रॉकी और क्रिस का छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल है। उसके दोनों भाई उस पर जान छिड़कते हैं। उसके शरीर का दाहिना हिस्सा काम नहीं करता, इस कारण उसे बोलने में भी तकलीफ़ होती है। निक अपना चेहरा भी ठीक से सीधा नहीं कर पाता। 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट के वक्त वह सिर्फ 2 साल का था और तब से ही उसका यह हाल हो गया। क्रिस और रॉकी चाहे जितने भी बिजी हों,
सोने से पहले एक बार ज़रूर निक को देखने आते हैं। रॉकी अपने कमरे में आकर फ्रेश होता है और अपना नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट जाता है। वह जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है, उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा आने लगता है। ओफो, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रॉकी खुली आंखों से आशी की अदाएं, नादानियाँ, उसका अपनी ही मस्ती में खुश रहना, उसका खूबसूरत चेहरा और गालों पर पड़ने वाले डिंपल, इन सभी को याद कर रहा था। दरअसल आशी ने प्रोफेसर से जो बातें कही थी वह रॉकी को सुनाई तो नहीं दी थी, लेकिन दूर से देखकर वह समझ चुका था कि आशी ड्रामा कर रही है। उसे उसकी पूरी वजह तो नहीं पता थी, बस इतना समझ चुका था कि यह लड़की बहुत चुलबुली और ड्रामेबाज है। आशी को याद करके रॉकी मुस्कुराते हुए धीमे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके ख्यालों में खोया गहरी नींद में चला जाता है। वहीं इसके उलट दूसरी तरफ किसी की नींद उड़ी हुई थी। वह है क्रिस, जिसके सामने इस वक्त राका कुर्सी पर बैठा था। क्रिस एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था और राका के उस कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। क्रिस का इशारा पाते ही राका अपने हाथ में रखी फाइल क्रिस के आगे रखकर कहना शुरू करता है, किंग, उस लड़की का नाम आशी है, आशी गुप्ता, उम्र 18 साल, एक अनाथ आश्रम में 5 साल की उम्र से पली बड़ी है। उसके माँ बाप किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाए। इंडिया में बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से गांव से वह है लगभग 2 हफ्ते पहले ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई है। उसका सपना एक इंडियन कल्चर फैशन डिज़ाइनर बनना है और इंडिया के कल्चर को न्यू स्टाइल में से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आशी नाम को मन में दोहराते हुए क्रिस को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अचानक उसे किसी की याद आने लगती है, लेकिन अगले ही पल वह अपने ख्यालों से निकलकर राका के चेहरे की तरफ देखता है और आगे की बात सुनने लगता है। एक नंबर की शरारती और ड्रामेबाज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। दूसरों की मदद करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटती। आज से लगभग 3 साल पहले अपनी एक फ्रेंड को एक आवारा आशिक से बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई थी। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड पर एसिड अटैक करना चाहा था, लेकिन आशी ने हिम्मत दिखाई और उससे बचा लिया। भाई बहन या परिवार के नाम पर सिर्फ अनाथ आश्रम के बच्चे हैं ये, और आश्रम चलाने वाले 55 साल के बूढ़े इंसान जिनका नाम नवीन है। उनका बेटा समर भी यहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आशी फ़िलहाल समर के साथ ही रह रही है। क्रिश बड़े ध्यान से राका की बातें सुन रहा था। न जाने क्यों समर का नाम सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसका कारण तो वह खुद नहीं जानता था। राका की बात पूरी होने के बाद क्रिस राका से पूछता है, तुम्हें उसके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ भी शक करने जैसा लगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह लड़की हमारे दुश्मनों से मिली हो या फिर हमारी जासूसी करना चाहती हो? जवाब में राका कहता है, नहीं किंग, मुझे उस लड़की में शक करने जैसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वह लड़की अभी अभी इंडिया से आई है, सिर्फ 18 साल की है, और सबसे बड़ी बात, उसने जब आपकी जान बचाई उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। अगर वह चाहती तो आपकी जान ले सकती थी या आपके दुश्मनों के हाथों पकड़वा सकती थी। आप पूरी तरह से बेहोश थे,
आपको कुछ पता ही नहीं चलता। उसके पास तो मेडिकल की पूरी सहूलियत भी नहीं थी। क्रिस पूरी बात गौर से सुन रहा था। राका आगे कहता है, उस रात वह अपने कॉलेज कैंप के लिए उस इलाके में गई थी और अब आपकी मदद करने के चक्कर में अब वह मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि उसका आई कार्ड पुलिस के हाथों लग चुका है। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ लेंगे। डर सिर्फ इस बात का है कि अगर उसने आपका चेहरा देखा है तो आसी इनोसेंट होकर भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। मेरी माने तो उसे लड़की को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। न जाने क्यों राका की बात सुनकर क्रिस को गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, शट अप राका, तुम्हें यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, सलाह देने के लिए नहीं। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं वह मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। राका अपना सर झुका लेता है। क्रिस अपने गुस्से को काबू में करके फिर कहता है, तुम सिर्फ उस चिप का पता लगाओ जो हमारे लिए ज़रूरी है। वह लड़की मेरे बारे में कितना जानती है यह पता मैं खुद लगा लूँगा। राका क्रिस के अचानक बदले हुए रवैये को देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि आमतौर पर क्रिस राका से इस तरह से बात नहीं करता था, ख़ास तौर से अकेले में। लेकिन फ़िलहाल राका इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और क्रिस को बताता है, मैंने पूरे जंगल में तहकीकात कर ली है। पुलिस वालों के पास अपने खबरी भेज कर भी पता कर लिया है, उनके पास कोई चिप नहीं है और आई थिंक वह चिप उस लड़की के पास है, क्योंकि तुम्हारे बेहोश होने से पहले चिप तुम्हारे पास थी और तुम्हारे आसपास सिर्फ वह लड़की थी। हो सकता है उस लड़की ने चिप चुरा ली हो या गलती से उसके पास चली गई हो। अगर तुम कहो तो उस लड़की को अभी किडनैप कर लिया जाए और पता लगाया जाए कि वह चिप कहाँ है। राका की बात सुनकर क्रिस कुछ पल अपने आप में खुद कुछ सोचता है, फिर राका की तरफ देखते हुए कहता है, इस वक्त वह लड़की कहाँ है? जवाब में राका बताता है कि इस वक्त वह लोग बीच साइड पर हैं, लेकिन सुबह होते ही वह लोग वापस अपने घर के लिए चले जाएंगे। कल उनके कॉलेज का ऑफ है। पूरी बात सुनकर क्रिस उसे वहां से जाने की इजाज़त देता है। राका वह फाइल क्रिस के पास रखकर वहां से चला जाता है। क्रिस फाइल को लेकर अपने कमरे में जाता है और फाइल को साइड में रखकर आसी के दुपट्टे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आसी गुप्ता, आखिर चीज़ क्या हो तुम? तैयार हो जाओ फायरफ्लाई, एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए। कहते हैं उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। क्रिस अपने एक हाथ में आसी के दुपट्टे को लेकर दूसरे हाथ से फाइल को पढ़ते हुए बेड के सिर पर अपना सर टिका देता है और अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। बारवी न जाने कब उसकी आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वह एक बार फिर गहरी नींद में चला जाता है। दोस्तों, कौन है यह बारवी? आखिर क्या रिश्ता है उसका क्रिस के अतीत से? आखिर क्या करने वाला है क्रिस आसी के साथ? बने रहिए कहानी में, क्योंकि बहुत जल्द आसी की लाइफ एक करवट बदलने वाली है। कैसी होगी आसी की दूसरी मुलाकात डॉक्टर क्रिस के साथ? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने कहने के लिए सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन
मंगलमय हो।